हेलो बच्चों, आज मैं आपको 10th क्लास का एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जिसमें सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन वाला चैप्टर, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि लेंस और दर्पण में कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा सूत्र किसके लिए लगाया जाए। तो मैं शुरुआत करती हूँ, आपको पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ प्रकाश के परावर्तन से। टॉपिक है अपना प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन और अपवर्तन में कन्फ्यूज़न ये होता है कि कौन सा परावर्तन है कौन सा अपवर्तन है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि परावर्तन और अपवर्तन है क्या। मैं इधर लिख रही हूँ परावर्तन और इधर है अपवर्तन। परावर्तन में माध्यम एक ही रहता है। जैसे हमने माध्यम को अलग करने के लिए जो ये रेखा खींची है, परावर्तन में जो भी किरण आएगी वो वापस यहीं से निकल जाएगी। और अपवर्तन में माध्यम को अलग करने के लिए जो रेखा खींची है, अपवर्तन में जो प्रकाश की किरण आती है वो माध्यम से नीचे गुजर के फिर साइड में होती है। तो पहले परावर्तन, जैसे प्रकाश की किरण आई और यहाँ पर टकराई तो वापस इधर ही माध्यम में, यानी जैसे मैंने इसको ये माध्यम 1 लिख लिया और ये माध्यम 2 है, इन दोनों को अलग करने के लिए रेखा खींच दी। प्रकाश की किरण जिस माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश की किरण जिस माध्यम में प्रवेश करती है उसी माध्यम में वापस जाती है, उसको कहते हैं परावर्तन। प्रकाश की किरण जिस माध्यम में प्रवेश करती है उससे दूसरे माध्यम में जाती है, उसको कहते हैं अपवर्तन। अब परावर्तन के नियम क्या है। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम क्या है। सरल रेखा जो कि दोनों माध्यमों को अलग कर रही है, उस पर जो लंबवत रेखा खींची जाती है उसको कहते हैं, लंबवत मतलब 90 डिग्री के कोण पर जो रेखा खींची जाती है उसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब। अभिलंब कहते हैं। आप आने वाली जो किरण होती है, प्रकाश की जो किरण आ रही है उसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित। आपतित, पतित मतलब गिरने वाली, आ मतलब आने वाली, आने वाली जो किरण होती है उसको कहते हैं आपतित किरण। और परावर्तन के बाद जो किरण जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो परावर्तन का पहला नियम है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों किरणों को और अभिलंब को मैं इस बोर्ड पर दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये बोर्ड 2D है इसलिए मैं इसको दिखा सकती हूँ। और 2D में जो होता है दो अक्षों के बीच में, उसको एक तल कहते हैं। जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इन दोनों अक्षों के बीच में, दो अक्षों के बीच में जो एरिया होता है, दो एक्सिस के बीच में जो एरिया होता है उसको तल कहते हैं। तो ये वाला तल जैसे XY तल है। अगर हम इमेजिन करें रूम को, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये देखिए ये 3D है, इसमें एक्सिस अपन देखते हैं। जैसे इस एक्सिस को मैंने y एक्सिस मान लिया, ये वाली z एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस हो गई। तीन अक्ष हो गई। दो अक्षों के बीच में जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं तल। जैसे ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो इनका जो तल है वो XY तल है। अगर ये z एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो ये वाला तल कौन सा है, y और z। इस तरीके से तल डिसाइड करते हैं। और एक तल के अंदर अगर ये तीनों चीजें आ रही हैं तो पहला नियम ये है कि आने वाली किरण और इससे परावर्तित होने वाली किरण, किरण जो आई उसको मैंने इस चिन्ह से बनाया है और परावर्तित होने के बाद में ऊपर निकल गई, तो आने वाली किरण और जाने वाली किरण दोनों एक ही तल में हैं। और साथ में जो हमने इस सरल रेखा पर लंबवत रेखा खींची है अभिलंब, वो भी इसी तल में है, XY तल में हम तीनों को दिखा सकते हैं। तो पहला परावर्तन का जो पहला नियम है वो ये है कि आपतित किरण
परावर्तित किरण, क्योंकि हम परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम है कि आने वाली किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको हम कहते हैं आपतन कोण, यानी आई है आपतन कोण। आने वाली किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको कहते हैं आपतन कोण। जाने वाली किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको कहते हैं परावर्तित कोण, परावर्तित या परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, यानी ये अभिलंब है, इसके साथ आपतित किरण जितना कोण बनाएगी परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाएगी। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये भी होगा। तो दूसरा नियम ये है कि I बराबर R होगा परावर्तन में, क्योंकि उसने माध्यम चेंज नहीं किया है। जैसे वायु के अंदर आपतित किरण जो है वो किसी अभिलंब के साथ कोई कोण बना रही है तो माध्यम वही है, तो आने वाली किरण को जितना स्पेस उसमें मिल रहा था वो बाद में भी मिलेगा। इसलिए आने वाली किरण जितना कोण बनाती है उतना ही परावर्तित किरण कोण बनाती है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो परावर्तन के नियम मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब है अपवर्तन के नियम, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के नियम जैसे ये, हमने दोनों माध्यमों को अलग करने के लिए रेखा खींच ली। अपवर्तन के अंदर क्या होगा, ये अभिलंब है। पहला नियम तो जैसा परावर्तन का है वैसा ही अपवर्तन का है, क्योंकि वो की वो बात, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और हमने अभिलंब को, ये अभिलंब है, अभिलंब को हमने इस तल में दिखाया है। तल कौन सा है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है, इसलिए इस तल को बोलेंगे एक्स वाई तल। अभिलंब इस तल में दिखा सकते हैं, आने वाली किरण भी इस तल में दिखा रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया परावर्तन में माध्यम वही रहता है और अपवर्तन में माध्यम चेंज हो जाता है। तो आने वाली किरण, जाने वाली किरण ये हो गई, क्योंकि वापस अगर ये यहीं जाती है, अगर इस रेखा के आने वाली किरण वापस ऊपर की ऊपर जाती है तो माध्यम चेंज नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे परावर्तन। लेकिन क्योंकि इस रेखा को अलग करने वाली रेखा माना है, इसलिए ये वाली रेखा इसके नीचे जाएगी तो माध्यम अलग हो गया। तो मैं इसको ऐसे बोल दूं कि माध्यम 1 और माध्यम 2, माध्यम 2, ठीक है। तो माध्यम 1 और माध्यम 2 को अलग करने वाली ये रेखा है। एक जो आपतित किरण है, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, मैंने पहले भी आपको बताया आपतित किरण। और क्योंकि ये इस रेखा से ऊपर वापस नहीं जा रही है तो परावर्तन नहीं है, ये इस रेखा से नीचे जा रही है, ये अपवर्तन है। तो होने वाली किरण को, जाने वाली किरण को हम कहेंगे, क्योंकि अपवर्तन है इसलिए अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो पहला नियम सेम टू सेम परावर्तन जैसा होगा कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। मैं लिख दूं यहां पर कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम शायद आप सबको क्लियर हो गया होगा, सेम परावर्तन में है वैसा ही अपवर्तन में है।
अब हम आगे चलते हैं। दूसरा नियम, परावर्तन में हमने दूसरा नियम पढ़ा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। वो मैंने आपको क्लियर भी कर दिया था कि माध्यम एक ही रहता है, इसलिए जितना स्पेस उसको आने में मिलता है उतना ही स्पेस उसको जाने में मिलता है, इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। लेकिन अपवर्तन के अंदर क्योंकि माध्यम चेंज हो चुका है, इसलिए जितना स्पेस इसको माध्यम फर्स्ट में मिलता है, आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसको उतना ही स्पेस माध्यम 2 में मिले। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि ये ऊपर जैसे वायु है और नीचे पानी है, और आपने देखा भी होगा कि मैंने डायग्राम बनाया है, तो ऊपर वाली जो अभिलंब के पास है और नीचे वाली थोड़ी सी उसी, अगर ये सेम टू सेम कोण पे जाती तो ये ऐसे आती। मतलब मैंने माध्यम चेंज करती हूँ एक बार, सॉरी ये पानी और ये वायु। तो आपने देखा कि मैंने अब अभिलंब से जितना कोण ये था, अगर ये वैसी की वैसी निकलती उतना ही स्पेस मिलता तो अपवर्तित किरण सीधी निकल जाती, लेकिन मैंने थोड़ा अलग बनाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जितना स्पेस इसको इसमें मिल रहा है उतना स्पेस यहाँ नहीं मिल रहा है, तो या तो वो अभिलंब के पास आएगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब के पास या दूर कब हटेगी? जब जैसे मान लो शहद में चलना इतना आसान नहीं होता जितना पानी में चलना आसान होता है, वैसे ही वायु में या इसको मैं पानी और वायु के एग्जाम्पल को मैं सघन माध्यम और विरल माध्यम भी कह सकती हूँ, क्योंकि पानी के अणु एकदम पास पास में होते हैं। सघन माध्यम उसको कहते हैं जहां अणु एकदम पास पास में होते हैं, विरल माध्यम उसको कहते हैं जहां अणु एकदम दूर दूर होते हैं। तो मैं पानी को सघन माध्यम बोल सकती हूँ और वायु को विरल माध्यम बोल सकती हूँ। विरल माध्यम आपको पता होगा कि जब पढ़ा होगा आपने कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तो वह अभिलंब की तरफ आती है। क्यों आती है? देखिए, अभी मैंने कहा कि ये पानी है, जैसे पानी में अणु पास पास में होते हैं तो वो प्रकाश की किरण को धक्का मारते हैं, समझ रहे हैं आप? तो उसको धक्का मारते हैं, इस वजह से वो अभिलंब की तरफ आती है, और क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा है, प्रकाश की किरण को स्पेस ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए ये आसानी से इससे दूर हो जाती है। अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पर पानी हो और ऊपर वायु हो तो क्या होगा? ऊपर वायु हो, विरल माध्यम हो, और नीचे पानी हो, तो जितनी ये प्रकाश की किरण जितने कोण पर आई है उससे कम कोण पर जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी के अणु एकदम पास पास में है, तो ये प्रकाश की किरण को स्पेस नहीं मिलेगा जाने के लिए, इसलिए ये अभिलंब की तरफ आएगी। तो ये बात हो गई कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है, और जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में, जैसे वायु से पानी में आई तो सघन माध्यम से विरल, हाँ सही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो दूर हटती है, और वायु से पानी में यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की तरफ जाती है। तो दूसरा नियम ये है कि देखो, अब आपतन कोण तो इसको कहेंगे, आने वाली किरण जो अभिलंब के साथ कोण बना रही है उसको आपतन कोण कहेंगे आई, और जाने वाली किरण ये है, ये अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसको हम आर कहेंगे, अपवर्तित कोण। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं मिल रहे हैं आपको। इसका कारण क्या है? क्योंकि माध्यम चेंज हो गया। तो माध्यम चेंज होने के कारण इन दोनों के माध्यम की जो तुलना होती है उसको हम कहते हैं अपवर्तनांक, उसको कहते हैं अपवर्तनांक। माध्यम 1 की माध्यम 2 के सापेक्ष जो तुलना होती है उसको कहते हैं अपवर्तनांक। क्योंकि इनका अपवर्तनांक अलग अलग है, प्रकाश की किरण को जाने के लिए स्पेस अलग अलग तरीके से मिल रहा है। जैसे पानी में अणु एकदम पास पास में है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि शहद के अंदर हमारा चलना, या शहद को हम नीचे गिराते हैं तो वो आसानी से नहीं चल पाता, क्योंकि उसके अणु एकदम पास पास में होते हैं और घर्षण के कारण वो एक दूसरे को खींचते हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं। और पानी को है जो अपन गिराते हैं तो वो आसानी से आगे की तरफ चला जाता है। इसका मतलब पानी की तुलना में
शहद का जो माध्यम है वो सघन है, ऐसे ही वायु की तुलना में पानी का जो माध्यम है वह सघन माध्यम है। तो फिर से मैं आपको दोहरा देती हूँ कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अभिलंब से दूर, क्योंकि उसको स्पेस खूब मिल गया, दूर जाती है। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। तो दूसरा नियम इसी से रिलेटेड है, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर नहीं है, इसलिए दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या बोलते हैं साइन को, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या बोलते हैं साइन को। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निश्चित होता है, निश्चित को कहते हैं कांस्टेंट, स्थिरांक, निश्चित होता है स्थिरांक। और ये स्थिरांक होता क्या है, जो स्थिर हो कभी चेंज नहीं हो, ये होता है अपवर्तनांक। यानी आप दूसरा नियम अपवर्तन का ये बोल सकते हैं कि आने वाली किरण यानी आपतित किरण की ज्या और अपवर्तित किरण की ज्या किसको बोल रहे हैं, साइन को, साइन आई बटे साइन आर का जो मान है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो शायद मेरे हिसाब से आपको अपवर्तन भी समझ में आ गया होगा, मैं वापस रिवाइज कर देती हूँ। पहला है नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतित कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। परावर्तन में अलग था, परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तित कोण, आपतन कोण और परावर्तित कोण बराबर थे, इसमें बराबर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ये हो गया है अपवर्तन। अब जो सबसे हार्ड टॉपिक आपको लगता है वो आता है लेंस और दर्पण। हम शुरू करते हैं लेंस और दर्पण के। अब हम शुरू करते हैं दर्पण। दर्पण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे घर में मिलता है हमें चम्मच। शायद आपको इसको देख के हंसी आ रही होगी। चम्मच, अगर आपको दर्पण को अच्छे से समझना है या उसकी सारणी याद रखनी है तो आप चम्मच हाथ में रखेंगे जब भी इसको टॉपिक को पढ़ेंगे और आपको ये चलते फिरते याद भी हो जाएगा, बहुत इजी है। दर्पण हमने दो प्रकार के पढ़े हैं, कौन कौन से, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखिए चम्मच है, जब हम इस चम्मच के अंदर वाले हिस्से से देखते हैं तो हमारी इमेज उल्टी दिखाई देती है, और जब हम पीछे वाले हिस्से से देखते हैं तो हमें हमारी इमेज सीधी दिखाई देती है। ये आप एक बार घर पे करके जरूर देखना, प्रैक्टिस इसकी। जब हम अंदर वाले हिस्से से देखते हैं तो हमें हमारी इमेज उल्टी दिखाई देती है, और जब हम पीछे वाले हिस्से से देखते हैं तो इमेज सीधी दिखाई देती है। तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा, ये क्यों रहेगा। अब देखिए अवतल दर्पण होता है ऐसा, ये अंदर वाला जो हिस्सा है वो ऐसे अवतल, ऐसे अंदर। चम्मच के अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो अवतल दर्पण। तो मैंने आपको बताया कि जब अंदर के हिस्से से आप देखेंगे तो इमेज आपको उल्टी दिखाई देगी। तो इसका मतलब अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, उल्टा। मेरे हिसाब से अब आप कभी नहीं भूलेंगे, याद रह जाएगा आपको, कैसा होता है, उल्टा। अवतल आप चम्मच से देखेंगे, अवतल ऐसे अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो अवतल दर्पण है। अंदर से हम जब हमारी फोटो देखते हैं, अच्छा बिंब और प्रतिबिंब आपको पता होना चाहिए किसको कहते हैं। बिंब, जो कोई भी चीज जिसकी हम फोटो देखना चाहते हैं वो होता है बिंब, यानी मैं ऐसे कह सकती हूँ वस्तु जो है जिसकी भी हम फोटो देखना चाहते हैं, जैसे हम हमारी देख रहे हैं तो हम क्या हैं, बिंब, और हमारी जो फोटो दिखाई दे रही है वो है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता है वस्तु की फोटो, समझ गए होंगे, है ना। बिंब होता है वस्तु और प्रतिबिंब होता है वस्तु की फोटो, जिसको भी हम देखना चाह रहे हैं। तो फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि चम्मच के ऐसे अंदर वाला भाग होता है अवतल दर्पण, और क्योंकि हम अंदर देखते हैं तो हमें उल्टी इमेज दिखाई देती है, आप प्रैक्टिस करके देख लेना। तो इसका मतलब अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा बनाता है, उल्टा। इसका उल्टा देखो आप, उत्तल दर्पण में देखते हैं जब तो कैसा दिखाई देता है, सीधा। इसका मतलब उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा।
अब आपको ये तो पता ही होगा कि सीधा तो कोई नहीं होता है, इसलिए जहां भी सीधा नाम आएगा वो होगा आभासी। आभासी का मतलब होता है झूठा, जो झूठ है, सच नहीं है, उसको बोलते हैं आभासी। तो सीधा तो कोई होता नहीं है, इसलिए सीधे के साथ नाम आएगा आभासी। यानी जहां भी आगे लेंस भी आएंगे, जहां भी प्रतिबिंब सीधा बनता है तो वो आभासी है, कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है। और जहां उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है वो है वास्तविक प्रतिबिंब। तो अब आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि वास्तविक और उल्टा कहाँ बनता है, अवतल दर्पण में, और सीधा और आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण में। कई बार क्या होता है, बच्चे ऐसे लिख देते हैं कि सीधा और वास्तविक, लिख देते हैं उल्टा और आभासी। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि जहां पे भी सीधा नाम आएगा, चाहे आगे लेंस में आओ चाहे दर्पण में आओ, सीधा नाम जहां आ गया वहां आभासी होगा। सीधा कोई नहीं होता है, ऐसे याद रख लेना आप, सीधा कोई नहीं होता, इसलिए आभासी झूठ है ये, और उल्टा जो होगा वो वास्तविक। अब अपन इनका आरेख खींचते हैं, चित्र खींचते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं हम अवतल दर्पण को। अब दर्पण का प्रतिबिंब आपको पता चल गया। अब दर्पण होता कैसा है, देखो मैंने ये बनाया था, ये प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा हिस्सा है, लेफ्ट वाला हिस्सा है। मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा इधर बना देती हूँ। प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, ये हमारा लेफ्ट हिस्सा है। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि प्रकाश की किरणें किधर से आती हैं, बाईं तरफ से आती हैं। ये बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ से प्रकाश की किरणें आती हैं। और ये मैंने कहा था चम्मच का अंदर वाला हिस्सा अवतल दर्पण होता है, तो ये अवतल दर्पण है। अब इसके हम टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। ये अंदर वाला हिस्सा है। जब इस दर्पण को मान लो अपन बड़ा गोला बनाए, गोले का ही भाग है दर्पण, क्योंकि जैसे ये गोला है और इसका मान लो इतना सा पार्ट अपन काट लें तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। तो इसको अगर अपन बड़ा गोला बना दें तो इस गोले का जो केंद्र है वो इस दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और केंद्र को दर्पण से मिलाने वाला जो बिंदु होता है उसको कहते हैं ध्रुव। या आप ये मान सकते हो कि दर्पण का बीच का जो केंद्र होता है, बीच का जो बिंदु होता है, दर्पण के बीच का जो बिंदु होता है उसको कहते हैं ध्रुव या पोल। और इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। कौन से को, अगर गोले को बड़ा बनाया जाए तो उसका जो केंद्र होगा वो कहलाता है वक्रता केंद्र, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। पी और सी के बीच की दूरी का आधा, छोटे छोटे दर्पणों में पी और सी के बीच की दूरी का आधा मान पर जो बिंदु होता है, यानी इन दोनों का जो केंद्र बिंदु होता है उसको कहते हैं फोकस बिंदु। और इसको डिनोट करते हैं एफ से डिनोट करते हैं। शायद क्लियर हो गया होगा आपको कि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को अगर हम गोले का भाग माने तो उस गोले का जो केंद्र होता है उसको कहते हैं वक्रता केंद्र। उस दर्पण का जो केंद्र होता है उसको कहते हैं ध्रुव। दर्पण के केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच का जो केंद्र बिंदु होता है उसको कहते हैं फोकस बिंदु। वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं, फोकस बिंदु को एफ से डिनोट करते हैं और ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैंने अभी आपको कहा कि रेखाएं जो हैं, प्रकाश की किरणें जो हैं वो लेफ्ट साइड से अपन डालेंगे। तो सबसे ज्यादा दूर से अगर डाली जाए तो उसको अनंत बोलते हैं। अनंत की कोई सीमा नहीं होती है वैसे, लेकिन अपन ने ये मान लिया कि अनंत यहां पर है। अवतल दर्पण पे हमने डाली है, ये इसका केंद्र बिंदु है, इसको हम पोल कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और ये यहाँ मान लो गोले का केंद्र है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। अगर इस पूरी को रेखा को, ध्रुव को अनंत से मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखो दर्पण में क्या होगा, ये हो गया फोकस बिंदु एफ। जब प्रकाश की किरणें, दर्पण ये होता है, दर्पण में परावर्तन होता है कि इधर वाली साइड में, यानी जैसे ये मैंने आपको परावर्तन में बताया था कि दोनों माध्यमों को अलग करने वाली रेखा अगर खींचे तो एक ही तरफ रेखा वापस उसी माध्यम में वापस जाती है, तो उसको परावर्तन कहते हैं। तो दर्पणों में होता है परावर्तन, दर्पणों में होता है परावर्तन, यानी प्रकाश की किरण जो आई वो इस रेखा के पार नहीं जाएगी, उधर की उधर ही मुड़ जाएगी। तो ये दर्पणों में क्या होता है, परावर्तन।
ये वापस इधर नहीं आएगी, ये यहीं की यहीं रह जाएगी, ठीक है, यहीं से मतलब वापस चली जाएगी। इस रेखा को पार करके अगर वो चली गई, इसका मतलब उसने माध्यम चेंज कर लिया, तो वो परावर्तन नहीं होगा, वो अपवर्तन होगा। इसने माध्यम को चेंज नहीं किया तो वो परावर्तन है। तो दर्पणों में परावर्तन होता है। जैसे प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जो जाती है वो फोकस बिंदु से होकर निकलती है। प्रकाश की जो किरण, ये प्रकाश की किरणों के नियम है कि प्रकाश की जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है वह हमेशा फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है वो सीधी की सीधी निकल जाती है। परावर्तन के बाद वापस वक्रता केंद्र से ही जाती है। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से निकलती है वह परावर्तन के बाद वापस वक्रता केंद्र से ही निकलती है। और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है वो परावर्तन के बाद में मुख्य फोकस पर आती है। और जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होकर निकलती है। ये तीनों नियम आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो परावर्तन के बाद में मुख्य फोकस से गुजरती है। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है वो वापस वक्रता केंद्र की तरफ से ही निकलती है। चलो अब देखिए प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, बिंब कहाँ रखा जाए। ये आपकी बुक में एक सारणी दे रखी है, वो आपको कैसे याद होगी, अपन बना लेते हैं इसकी सारणी भी अच्छे से। मैंने आपको बता दिया बिंब किसको कहते हैं, वस्तु को, वस्तु की जो दूरी होगी। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको बताया प्रकाश की किरणें आती हैं बाईं साइड से, तो दर्पण के बाईं साइड की जो दूरियां होंगी, बाईं साइड की जो दूरियां होंगी, जैसे अपन एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान में रख लीजिए। एक्स एक्सिस पर इधर की तरफ चलते हैं तो हम हमेशा मान लेते हैं पॉजिटिव, ये मान होता है पॉजिटिव जब हम इधर वाली साइड में जाते हैं। जब हम ऊपर वाली साइड में जाते हैं वाई एक्सिस पे तो ये मान भी होता है पॉजिटिव। लेकिन एक्स एक्सिस पे हम दाईं तरफ नहीं जाके बाईं तरफ आते हैं तो मान आता है नेगेटिव। ऐसे ही वाई एक्सिस पे जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव मान है, जब नीचे की तरफ आते हैं तो नेगेटिव मान आएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बाईं तरफ की सारी दूरियां हम लेते हैं नेगेटिव और दाईं तरफ की सारी दूरियां हम लेते हैं पॉजिटिव। ऊपर की जो दूरियां हैं वो हम लेंगे पॉजिटिव और नीचे की जो दूरियां हैं वो हम लेंगे नेगेटिव।